जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जो मिस्र के पिरामिडों और मेसोपोटामिया की सल्तनतों जितनी ही शानदार थी, लेकिन इतिहास की किताबों से उसे जैसे किसी ने पोंछ दिया हो। नहीं, ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि ये आर्कियोलॉजी की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक है, सिंधु घाटी सभ्यता की दास्तान। तो इस भूली बिसरी दुनिया की पड़ताल करने के लिए ये रही हमारी पूरी केस फाइल। हम मिलकर देखेंगे कि आखिर ये सभ्यता खो कैसे गई, उन्होंने अपनी दुनिया का नक्शा कैसे बनाया, उनकी जिंदगी कैसी थी, और सबसे बड़ा सवाल, वो अचानक गायब क्यों हो गए। तो हमारी ये पड़ताल शुरू होती है 20वीं सदी की शुरुआत में, जब आर्कियोलॉजिस्ट्स ने जमीन के नीचे दबे एक ऐसे शहर के खंडहर खोज निकाले जो हजारों सालों से गुमनामी के अंधेरे में छिपा हुआ था। और यही वो एक सवाल है जो आज भी इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिस्ट्स को परेशान करता है। अब से हम जो भी जानेंगे वो इस बड़ी पहेली को सुलझाने का एक छोटा सा सुराग होगा। चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया में अकेली नहीं थी। ये उस दौर में फल फूल रही थी जब मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी बड़ी बड़ी ताकतें अपने चरम पर थीं। मतलब ये कि ये अपने समय की एक मेजर ग्लोबल प्लेयर थी। और जब हम कहते हैं कि ये विशाल थी, तो इसका मतलब वाकई में बहुत विशाल है। इसका इलाका आज के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हिस्सों तक फैला हुआ था। मतलब अगर मिस्र और मेसोपोटामिया के कुल इलाके को मिला भी दें, तो भी ये सभ्यता उनसे बड़ी थी। ये कोई छोटा मोटा राज्य नहीं, बल्कि एक पूरा का पूरा साम्राज्य था। तो चलिए अब हम सबूत के पहले और सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर आते हैं, उनके शहर, जो अविश्वसनीय रूप से आधुनिक और बहुत ही सावधानी से प्लान किए गए थे। उनकी सिटी प्लानिंग सच में अपने समय से बहुत आगे थी। सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हुई। मकान पकी हुई ईंटों से बने थे, जिनका साइज भी स्टैंडर्ड था। और सबसे बड़ी बात, ढकी हुई नालियों वाला एक शानदार सैनिटेशन सिस्टम। ये एक ऐसा लेवल था जो दुनिया के कई हिस्सों में सदियों बाद तक देखने को नहीं मिला। उनके शहर सिर्फ अच्छी तरह से बने ही नहीं थे, बल्कि सामाजिक तौर पर भी बहुत व्यवस्थित थे। शहर 2 हिस्सों में बटा था। एक ऊंचा हिस्सा जिसे दुर्ग कहते हैं, जहां शायद शासक वर्ग रहता था, और दूसरा था निचला शहर, जहां आम लोग रहते और काम करते थे। ये बंटवारा एक बेहद ऑर्गेनाइज समाज की तरफ इशारा करता है। चलिए अब इमारतों से आगे बढ़कर उन लोगों पर ध्यान देते हैं जो इनमें रहते थे। वो क्या उगाते थे, किन लोगों से व्यापार करते थे, और सबसे रहस्यमयी बात, वो आपस में बात कैसे करते थे। उनकी अर्थव्यवस्था का आधार खेती थी। गेहूं और जौ उनकी मुख्य फसलें थीं। लेकिन वो सिर्फ किसान नहीं थे, वो इनोवेटर्स भी थे। उनका व्यापार मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था, और लोथल जैसा बंदरगाह एक बड़ा इंटरनेशनल ट्रेड हब था। और यहीं पर एक बहुत बड़ी बात सामने आती है। ये लोग दुनिया में कपास उगाने वाले पहले इंसान थे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। इसी खोज ने आगे चलकर कपड़ा व्यापार की नींव रखी और दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। और फिर आता है सबसे बड़ा रहस्य, उनकी भाषा। वो अपने पीछे एक खूबसूरत लिपि छोड़ गए हैं जिसमें 400 से भी ज्यादा अलग अलग निशान हैं। हम इन निशानों को देख तो सकते हैं, लेकिन आज तक कोई भी ने पढ़ नहीं पाया। ये एक ऐसी आवाज है जो समय में कहीं खो गई है। अब जब हम उनकी भाषा नहीं समझ सकते, तो उनकी मान्यताओं को कैसे जाने? इसके लिए हमें उन कलाकृतियों और प्रतीकों को देखना होगा जो वो अपने पीछे छोड़ गए हैं। तो हमें सुरागों को जोड़कर एक तस्वीर बनानी होगी। खुदाई में मिली मातृ देवी की मूर्तियां, एक मोहर पर मिली योगी जैसी आकृति जिसे पशुपति या आदि शिव माना जाता है, जानवरों और पेड़ों के लिए उनका सम्मान, ये सब एक ऐसे धार्मिक व्यवस्था की ओर इशारा करते हैं जो शायद प्रकृति और उर्वरता पर केंद्रित थी। चलिए अब उन चीजों पर नजर डालते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं और देख सकते हैं। उनकी कला, ये कलाकृतियां उनके हुनर और उनकी संस्कृति की कहानी कहती है। मोहनजोदड़ो से मिली ये छोटी सी कांस्य की मूर्ति, ये दुनिया की सबसे मशहूर कलाकृतियों में से एक है। इसका आत्मविश्वास से भरा पोज और इसकी बनावट हमें ना सिर्फ ये बताती है कि वो मेटलर्जी में कितने माहिर थे, बल्कि ये भी दिखाती है कि उनकी कलात्मक सोच कितनी मॉडर्न थी। और अब देखिए इस विशाल स्नानागार को। ये सिर्फ एक स्विमिंग पूल नहीं था, ये शायद उनके धार्मिक और सामाजिक जीवन का एक बहुत बड़ा केंद्र था।
पक्की ईंटों से बना और पूरी तरह से वाटरप्रूफ, ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा चमत्कार था जिसका इस्तेमाल शायद खास मौकों पर पवित्र स्नान के लिए होता था। तो अब हम अपने जांच के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर आ गए हैं। हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जिसने ये सब शुरू किया था। आखिर ये इतनी उन्नत सभ्यता गायब क्यों हो गई? सोचिए, लगभग 600 सालों तक हड़प्पा सभ्यता तरक्की करती रही। उनके शहर व्यवस्थित थे, उनका व्यापार दूर दूर तक फैला था। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ खत्म हो गया? इसका कोई एक सीधा सा जवाब नहीं है, लेकिन कई थ्योरीज हैं। हो सकता है सिंधु नदी में आई भयानक बाढ़ ने उनके शहरों को तबाह कर दिया हो, या शायद मौसम बदल गया, नदियां सूख गईं और खेती करना नामुमकिन हो गया। कुछ लोग महामारी या बाहरी आक्रमण को भी वजह मानते हैं। हालांकि आर्य आक्रमण वाली थ्योरी को अब ज्यादातर स्कॉलर्स नहीं मानते। ज्यादातर संभावना यही है कि इन सभी वजहों ने मिलकर इस सभ्यता का अंत कर दिया। तो आखिर में हम उन्हें कैसे याद रखें, एक ऐसे समाज के तौर पर जिसने हमें शहरी योजना का पहला पाठ पढ़ाया, दुनिया को कपास का तोहफा दिया और फिर एक गहरी खामोशी में खो गया। उनकी ये खामोशी उनके गायब होने के रहस्य को और भी गहरा बना देती है। और यही वो सवाल है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। हर नई खुदाई के साथ एक नया सुराग मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता ने हमें अपने बहुत से राज बताए हैं, लेकिन शायद सबसे बड़ा राज आज भी जमीन के नीचे दबे हैं, खोजे जाने के इंतजार में।